प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 18 दिसंबर की। कार्यपत्रक 23 का मतलब है वर्कशीट 23। ठीक है बेटा। तो हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि हम भोजन जो करते हैं उसमें तरह तरह के घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि। और ये सब हमारे पेट में जाता है। लेकिन बेटा हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम पेट नहीं बोलेंगे। पेट तो आम भाषा में बोल देते हैं, है ना। यहीं पे कहते हैं ना पेट में जाता है ना। तो पेट नहीं बोलेंगे, आमाशय बोलेंगे। तो एक कहानी पढ़ेंगे आज हम। एक रोचक कहानी, रोचक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग, कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय के कार्य प्रणाली की खोज हुई। इसका मतलब ये है कि हमारा भोजन जब मुंह से आमाशय में जाता है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं पेट में खाना जा रहा है, तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है। तो सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में छिद्र हो गया। तो उसको ऐसे गोली लगी कि उसकी छाती से होता हुआ वो पेट में से गोली निकल गई। तो वो जो गोली थी उसने आमाशय में छेद कर दिया। छिद्र माने छेद। तो विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास उसको ले जाया गया। चिकित्सक यानी डॉक्टर। तो उसने जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। मतलब वो जो छेद हो गया था पेट में, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, उस छेद को बंद नहीं कर पाया। उसने उस पर पट्टी कर दी। और क्योंकि वो तो बीमार था, तो वो तो हॉस्पिटल में था, तो छिद्र को पट्टी से ढक तो दिया। लेकिन ब्यूमॉन्ट जो डॉक्टर था, विलियम ब्यूमॉन्ट, वो छिद्र यानी छेद में से आमाशय के अंदर झांकने का उसको दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कोई तो अपने पेट में छेद नहीं कराएगा ना। और किसी को ऐसे थोड़ा ना कि गोली लग गई, हो सकता है वो मर भी जाए। लेकिन ये जो सेंट मार्टिन, एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, ये तो जिंदा था। तो वो उसने देखा, रोचक प्रेक्षण किया, मतलब बड़े आश्चर्य से उसने एकदम चकरा गया, देखने लगा उसके अंदर क्या था। तो ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। मंथन माने पीस रहा है, उसको उलट पुलट कर रहा है। इसकी भित्ति, भित्ति माने दीवार से तरल स्रावित हो रहा है, यानी कोई रस निकल रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुदांत्र, क्षुदांत्र मतलब छोटी आंत, में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो उसने कहा, देखा कि जब सारा भोजन पिस जाता है और तरल में मिक्स हो जाता है और तो तभी वो छोटी आंत में जाता है। तब क्योंकि आमाशय और छोटी आंत यानी आमाशय और क्षुदांत्र के बीच में एक दरवाज़ा होता है, जिसको हम वॉल्व कहते हैं। ठीक है बेटा, बड़ी क्लास में पढ़ोगे अब आप। तो दस्त शब्द आपने सुनाई है। दस्त मतलब लैट्रिन लग जाना बोलते हैं ना आप इसे। तो वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल, जल रूपी पतले मल का मतलब है पानी जैसा पतला पॉटी आ जाती है, बार बार निष्कासन मतलब निकालने की आवश्यकता होती है। उस स्थिति को दस्त कहते हैं। दस्त लग जाते हैं तो भागते हैं ना बार बार टॉयलेट में। तो ये संक्रमण, ये बीमारी कैसे होती है? खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण। खाद्य विषाक्तता मतलब जब हम कोई बासी खाना खा लेते हैं जिसमें जीवाणु हो जाते हैं या मक्खी गंदा कर जाती है, तो उससे खाने में जहर हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, हम खा लेते हैं। अपच होना मतलब जब खाना पचता नहीं है। जैसे आपने छोले भटूरे खा लिया, आपको खट्टी डकार आनी शुरू हो गई, तो क्योंकि वो भारी होते हैं, हजम नहीं कर पाए आप लोग, उसको अपच कहते हैं। तो उस जो हजम नहीं कर पाते भोजन को, उसकी वजह से भी दस्त लग जाते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह स्थिति असामान्य है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकती है। इसका मतलब यह है, अगर लगातार 2 दिन 3 दिन दस्त लगे रहेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। मतलब इसका मतलब है कि शरीर से जल और नमक, चीनी जैसे जो पदार्थ हैं, जिसे हम शर्करा कहते हैं, चीनी तो आम भाषा में कहते हैं ना बेटा, शर्करा, वो सब लैट्रिन के रास्ते दस्त के रूप में बाहर निकल जाती है। अत्यधिक क्षति मतलब बहुत हानि हो जाती है। इसे सहजता से टालना नहीं चाहिए, मतलब इस पे ध्यान दीजिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। मतलब ये है कि जब दस्त लग जाए तो पानी को उबालने पहले उसको थोड़ा ठंडा कर लें। उसमें 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चीनी घोल के और उसको पिलाएं। तो इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। नोट है, मतलब ध्यान दीजिए कि जल रूपी नल के निष्कासन से यदि किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को
निर्जलीकरण कहते हैं। मतलब यदि दस्त लग गए हैं तो व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि पानी तो लैट्रिन के साथ निकल रहा है, तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। तो यानी निर्जलीकरण कैसे रोकेंगे? मान लीजिए मुझे दस्त लग जाते हैं, तो मैं एक गिलास में एक पानी को उबाल के ठंडा कर लेती हूँ, उसमें एक चुटकी नमक, एक चुटकी चीनी घोल के रखती हूँ और एक एक घूंट करके थोड़ा करके पानी पीती हूँ जब मुझे दस्त लग जाते हैं। और जब एक गिलास पानी ख़त्म हो गया तो दूसरा बना लिया, दूसरा ख़त्म हो गया तीसरा बना लिया। तो जब तक दस्त रहते हैं मैं इसी प्रकार से जीवन रक्षक घोल पीती रहती हूँ, जिससे मेरे शरीर में निर्जलीकरण नहीं होता। आप सभी बच्चे भी इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोविड बीमारी जो फैली हुई है, तो कोरोना वायरस के कारण उसमें भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक के शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप कोरोना से बचने के लिए मास्क का भी प्रयोग करेंगे और साबुन से भी हाथ धोएंगे समय समय पर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न के उत्तर के निशान में आज आपको इसी में वर्कशीट में लगाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा बदलाव करती हूँ, देखते हैं, थोड़ा सा रंग बदलती हूँ मैं उत्तरों के निशान लगाने के लिए। तो आपका पहला प्रश्न है, ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो बेटा ORS का नाम है जीवन रक्षक घोल। ये आपके प्रश्न 1 का उत्तर है। ठीक है बेटा। अब प्रश्न 2 कहता है, उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल का बार बार निष्कासन करना पड़ता है। तो उसका उत्तर है दस्त। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा है, दस्त का संक्रमण कैसे होता है? तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया बेटा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो उसका नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवा कहता है, घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर ये रहा, उबाल कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर, बस यहाँ तक घोलकर। ये आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया।